एक नौजवान लड़का पूरी तरह भीगा हुआ था। उसके कपड़े कीचड़ से सने हुए थे और माथे से खून बह रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, जैसे बहुत दूर से भाग कर आया हो। लड़के ने मुश्किल से कहा, प्लीज मुझे बस एक रात के लिए पनाह दे दीजिए। मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, मैं कहीं और नहीं जा सकता। काव्या ने एक पल के लिए उसे देखा। मन में डर भी था, शक भी था, लेकिन तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई। मुसीबत में मदद करना ही असली इंसानियत होती है। उसने बिना कुछ और सोचे दरवाजा पूरी तरह खोल दिया और बोली, अंदर आ जाइए। लड़का लड़खड़ाते हुए अंदर आया और एक कोने में बैठ गया। काव्या ने फौरन पुराने कपड़े का एक टुकड़ा लिया और उसकी चोट साफ करने लगी। उसके हाथों में डर नहीं, बस इंसानियत थी। लड़का दर्द से कराह रहा था, लेकिन उसकी आंखें बार बार काव्या की तरफ उठ रही थीं, जैसे वो समझ नहीं पा रहा था कि इतनी गरीबी में भी कोई इतना बड़ा दिल कैसे रख सकता है। काव्या की माँ ने धीमी आवाज में पूछा, कौन है बेटी? काव्या ने कहा, कोई मुसाफिर है माँ, मुसीबत में है, बस एक रात रखेंगे। माँ बोली, ठीक किया तूने, भगवान ऐसे मौके हर किसी को नहीं देता। काव्या ने अपने घर में रखा एकमात्र सूखा गमछा उसे दिया और बोली, ये ले लीजिए, कपड़े सुखा लीजिए। लड़के ने हिचकी चाटते हुए पूछा, लेकिन आप लोग खुद? काव्या ने शांत स्वर में कहा, हम रोज ऐसे ही रहते हैं, आपको इसकी ज्यादा जरूरत है। घर में बस थोड़ा सा चावल और नमक था। उसने वहीं खिचड़ी बनाई और 3 हिस्सों में बांट दी। जब उसने लड़के को खाना दिया तो उसने कहा, आप खाइए, मैं बाद में खा लूंगा। काव्या ने थोड़ा सख्त होकर कहा, यहाँ मेहमान पहले खाता है। लड़का चुपचाप खाना खाने लगा। हर निवाले के साथ उसकी आंखें भरने लगी। शायद उसने जिंदगी में पहली बार ऐसा खाना खाया था जिसमें स्वाद से ज्यादा अपनापन था। रात गहराती गई। बाहर तूफान और तेज हो गया। झोपड़ी हिल रही थी, लेकिन अंदर एक अजीब सी शांति थी। काव्या ने उसके लिए जमीन पर बोरी बिछा दी और खुद दरवाजे के पास बैठ गई। लड़के ने पूछा, आप सोएंगी नहीं? काव्या ने कहा, आदत है। कुछ पल खामोशी रही। फिर लड़के ने धीरे से कहा, आपने मुझसे कुछ पूछा नहीं, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं? काव्या ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, जरूरत नहीं लगी। इंसानियत के लिए पहचान जरूरी नहीं होती। उसकी यह बात सुनकर लड़का बिल्कुल चुप हो गया। शायद उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। उस रात जब पूरी दुनिया सो रही थी, उस छोटी सी झोपड़ी में 2 अलग अलग दुनिया के लोग एक ही छत के नीचे थे। एक के पास सब कुछ था, लेकिन सुकून नहीं, और दूसरे के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। लड़का देर तक जागता रहा। वह काव्या को देखता रहा, जो अपनी माँ के पास बैठी थी। उसकी आंखों में कोई लालच नहीं, कोई उम्मीद नहीं, बस एक सच्चाई थी। उसने मन ही मन सोचा, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, लेकिन ऐसा दिल कभी नहीं देखा। धीरे धीरे रात बीत गई। सुबह की पहली किरण झोपड़ी में आई। जब काव्या उठी तो उसने देखा वह लड़का जा चुका था। बस एक साफ किया हुआ कोना, तह किया हुआ गमछा और मिट्टी पर बने कुछ हल्के से कदमों के निशान रह गए थे। काव्या ने एक पल के लिए दरवाजे की तरफ देखा, फिर चुपचाप अपनी माँ के पास आकर बैठ गई। उसे नहीं पता था कि वह कौन था, कहाँ गया और फिर कभी मिलेगा या नहीं, लेकिन उसे यह जरूर महसूस हो रहा था कि उस एक रात ने कुछ बदल दिया है। उधर दूर कहीं जाते हुए उस लड़के की आंखों में भी वही झोपड़ी बार बार आ रही थी, और उसके दिल में पहली बार एक अजीब सी कसक उठ रही थी। काश मैं उसे फिर से देख पाता। सुबह की धूप धीरे धीरे गांव की कच्ची गलियों में फैल रही थी, लेकिन काव्या के मन में रात की वह घटना अब भी ताजा थी। वह बार बार दरवाजे की तरफ देखती, जैसे उम्मीद कर रही हो कि शायद वह अजनबी वापस लौट आए, लेकिन दरवाजा शांत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उधर गांव में हलचल शुरू हो चुकी थी। चौपाल पर कुछ लोग इकट्ठा होकर शहर की बड़ी खबर पर चर्चा कर रहे थे। सुना तुमने, शहर के बड़े उद्योगपति आर्यन की कार का एक्सीडेंट हो गया था कल रात? एक आदमी बोला। दूसरा चौंकते हुए बोला, वही आर्यन, करोड़ों की कंपनी वाला? हाँ वही, कहते हैं गाड़ी पलट गई थी, लेकिन वो बच गया, कहीं गायब हो गया था। रात भर काव्या यह सब सुन रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे अचानक उस रात का वो चेहरा याद आया, भीगा हुआ, जख्मी, डरा हुआ। क्या वो वही था? उसने इस ख्याल को झटकना चाहा, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। 2 दिन बीत गए। सब कुछ मामूली होने लगा था।
तभी अचानक गांव में कई बड़ी बड़ी गाड़ियां आकर रुकीं, चमचमाती कारें, और इस बार साफ कपड़ों में आत्मविश्वास से भरा हुआ वही लड़का अब सबके सामने था, एक बड़े आदमी के रूप में आर्यन। गांव वाले उसे देखकर हैरान थे। सब उसकी तरफ ऐसे भागे जैसे कोई बड़ा नेता आया हो। काव्या दूर खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा मिला जुला एहसास था। उधर लोगों की सरगोशियां तेज होने लगीं। हर शब्द उसके कानों में चुभ रहा था, लेकिन वो चुपचाप खड़ी रही। आर्यन उसके सामने आकर रुक गया। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी रही। फिर आर्यन ने धीरे से कहा, कैसी हो? काव्या ने सीधा जवाब दिया, ठीक हूं। उसकी आवाज में ना खुशी थी ना गुस्सा, बस एक सादा सा जवाब था। आर्यन ने अपने साथ खड़े आदमी को इशारा किया। उसने एक बैग आगे बढ़ाया जिसमें पैसे थे। उस रात आपने मेरी जान बचाई थी, ये मेरी तरफ से एक छोटा सा धन्यवाद है। पूरा गांव सांस रोक कर देख रहा था। काव्या ने बैग की तरफ देखा, फिर आर्यन की आंखों में, और अगले ही पल उसने वो बैग वापस उसकी तरफ बढ़ा दिया। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। पूरा माहौल जैसे थम गया। आर्यन चौंक गया। क्या मतलब? ये आपकी मदद के लिए है? काव्या ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, मैंने आपकी मदद इंसानियत के लिए की थी। उसकी यह बात सुनकर चारों तरफ सन्नाटा छा गया। गांव वाले जो अभी तक उसे लालची समझ रहे थे, अब उलझन में पड़ गए। आर्यन के लिए यह पहली बार था जब किसी ने उसके पैसों को इस तरह ठुकरा दिया था। उसने फिर समझाने की कोशिश की। काव्या की आंखों में हल्का सा दर्द छलक आया, लेकिन उसकी आवाज मजबूत थी। आर्यन को बेचने की इतनी भी जरूरत नहीं है मुझे। आर्यन चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या कहे। उसके पास हर समस्या का हल पैसा था, लेकिन आज पहली बार वो बेबस खड़ा था। भीड़ में खड़े लोग अब धीरे धीरे फिर से कानाफूसी करने लगे। देखा ड्रामा कर रही है, पहले फंसाया अब नाटक कर रही है। ऐसे लोग भरोसे के लायक नहीं होते। ये बातें अब काव्या के दिल को तोड़ रही थीं। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। वह मुड़ी और बिना कुछ कहे अपने घर की तरफ चल दी। आर्यन वहीं खड़ा रह गया। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी मौजूदगी ने किसी की जिंदगी आसान नहीं बल्कि मुश्किल बना दी है। उस रात की याद जो उसके लिए सुकून थी, अब काव्या के लिए बोझ बन गई थी। कुछ देर बाद आर्यन धीरे धीरे, लेकिन वह रो नहीं रही थी। आर्यन ने धीरे से कहा। काव्या ने उसकी तरफ देखे बिना कहा। यह सुनकर आर्यन के पास कोई जवाब नहीं था। वह कुछ पल खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला। उसकी यह बात आर्यन के दिल में गहराई तक उतर गई। वह चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन इस बार उसके कदम भारी थे। गाड़ी में बैठते ही उसने आखिरी बार उस झोपड़ी की तरफ देखा। उसे महसूस हो रहा था कि वह कुछ पीछे छोड़ आया है, कुछ ऐसा जिसे वह पैसों से कभी खरीद नहीं सकता। उधर काव्या अपने घर के अंदर गई और माँ के पास बैठ गई। माँ ने धीरे से पूछा, क्या हुआ? इस बार काव्या खुद को रोक ना पाई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, माँ, क्या गरीब होना इतना बड़ा गुनाह है? लोग क्यों सोचते हैं कि हम हर चीज पैसे के लिए करते हैं? माँ ने कांपते हाथों से उसका चेहरा पकड़ा और कहा, नहीं बेटी, गुनाह गरीब होना नहीं है, गुनाह है इंसानियत खो देना, और तूने वो नहीं खोई है। काव्या ने सर माँ की गोद में रख दिया। बाहर आसमान साफ हो चुका था, लेकिन उसके दिल में तूफान अब भी चल रहा था। और दूसरी तरफ आर्यन अपनी गाड़ी में बैठा खिड़की से बाहर देखते हुए सोच रहा था, जिस लड़की को मैं मदद देना चाहता था, उसने मुझे ही छोटा बना दिया। उसके अंदर कुछ बदल रहा था। अहंकार टूट रहा था और एक नया एहसास जन्म ले रहा था। वह एहसास जो शायद इंसानियत से शुरू होकर कुछ और बन सकता था। दिन धीरे धीरे बीत रहे थे, लेकिन काव्या की जिंदगी जैसे थम सी गई थी। गांव वालों की बातें अब भी उसके कानों में गूंजती रहती थीं। वह पहले जैसी खुलकर हंसने वाली लड़की नहीं रही थी। अब वह चुप रहती, अपने काम में लगी रहती और शाम होते ही अपनी माँ के पास बैठ जाती। लेकिन एक शाम अचानक सब कुछ बदल गया। काव्या की माँ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। उनकी सांसें तेज चलने लगीं, शरीर ठंडा पड़ने लगा। काव्या घबरा गई। माँ, आंखें खोलो, वह रोते हुए बोली। माँ ने मुश्किल से आंखें खोली। बेटी, शायद अब ज्यादा समय नहीं है। ऐसा मत कहो माँ, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। काव्या घबरा कर बाहर भागी। वह पूरे गांव में दौड़ी, एक एक दरवाजे पर गई। कृपया मदद कर दीजिए, माँ की हालत बहुत खराब है। लेकिन हर दरवाजे से वही जवाब मिला, हम क्यों मदद करें? जाओ उस अमीर आदमी से कहो। अब याद आए गरीबों की। वह टूट रही थी, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं थी। वह वापस घर आई, माँ के पास बैठ गई और उनका हाथ पकड़कर रोने लगी। उसी समय दूर सड़क पर एक गाड़ी रुकी। वहां आर्यन था।
उसे शहर में बैठकर भी चैन नहीं मिल रहा था। काव्या की बातें, उसकी आंखें, उसका आत्मसम्मान, सब कुछ उसके मन में घूम रहा था। आखिरकार वह खुद को रोक नहीं पाया और वापस गांव आ गया। जैसे ही वह काव्या के घर के पास पहुंचा, उसे अंदर से रोने की आवाज सुनाई दी। वह बिना सोचे अंदर चला गया। काव्या ने उसे देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस बेबसी थी। वह सिर्फ इतना कह पाई। आर्यन ने फौरन स्थिति समझ ली। उसने बिना कुछ पूछे अपने लोगों को फोन किया, अभी एम्बुलेंस भेजो फौरन। कुछ ही मिनटों में एम्बुलेंस आ गई। गांव वाले दूर खड़े तमाशा देख रहे थे, लेकिन इस बार किसी ने कुछ नहीं कहा। काव्या अपनी मां को लेकर अस्पताल पहुंची। रास्ते भर वह उनका हाथ पकड़े रोती रही। अस्पताल में डॉक्टरों ने फौरन इलाज शुरू किया, लेकिन हालत बहुत गंभीर थी। काव्या बाहर बैठी थी, सर झुकाए, हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रही थी। आर्यन उसके पास खामोश खड़ा था। कुछ देर बाद काव्या ने धीमे से कहा, आपको आने की जरूरत नहीं थी। आर्यन ने शांत आवाज में जवाब दिया, जरूरत थी, क्योंकि इस बार मैं सिर्फ मदद नहीं कर रहा, मैं साथ खड़ा हूं। काव्या ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसे आर्यन की आंखों में कोई अहंकार नहीं दिखा। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे से ही सब समझ आ रहा था, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मरीज की हालत बहुत नाजुक है। काव्या के पैर जैसे जमीन में धंस गए। वह दौड़कर अंदर गई। मां बेहोश थी। काव्या उनके पास बैठ गई और रोते हुए बोली, मां, मैं आ गई, अब ठीक हो जाओ। अचानक मां ने धीरे धीरे आंखें खोली। उन्होंने काव्या को देखा, फिर पास खड़े आर्यन को कमजोर आवाज में बोली, बेटा इधर आओ। आर्यन थोड़ा झिझकते हुए पास आया। मां ने उसका हाथ पकड़ा और उसे काव्या के हाथ में रख दिया। मेरी बेटी बहुत मजबूत है, लेकिन अकेली है। उनकी आवाज कांप रही थी। इसे कभी अकेला मत छोड़ना। यह सुनते ही काव्या जोर से रो पड़ी। मां, ऐसा मत कहो। आर्यन की आंखें भी भर आईं। उसने पहली बार किसी के सामने खुद को इतना तन्हा महसूस किया। उसने धीमे से कहा, मैं वादा करता हूं, इसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मां के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और अगले ही पल उनकी सांसें थम गईं। मशीन की सीधी लाइन ने सब कुछ खत्म कर दिया। मां! काव्या की चीख पूरे अस्पताल में गूंज उठी। वह मां के सीने से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। आर्यन वहीं खड़ा था। उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। उसने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया था, लेकिन आज जो उसने देखा वह उससे सहा नहीं जा रहा था। उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, अगर मैं पहले आ जाता, अगर मैंने अपने अहंकार को पहले छोड़ दिया होता। उसे खुद से नफरत होने लगी। वह बाहर आया और पहली बार जोर जोर से रो पड़ा। एक करोड़पति आदमी जिसके पास सब कुछ था, आज खुद को सबसे गरीब महसूस कर रहा था। उधर काव्या अब बिल्कुल टूट चुकी थी। जिस मां के लिए वह जी रही थी, वही अब उसके पास नहीं थी। कुछ देर बाद अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी। आर्यन हर जगह उसके साथ था, बिना कुछ कहे, बिना किसी दिखावे के। गांव वाले अब चुप थे। उनकी आंखों में भी पछतावा था। जब चिता को आग दी गई, काव्या वहीं बैठ गई। उसकी आंखें सूख चुकी थीं, अब आंसू भी खत्म हो चुके थे। आर्यन धीरे से उसके पास आया और बोला, काव्या। काव्या ने उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज में अब दर्द के साथ साथ एक अजीब सी शांति थी। अब कोई नहीं है मेरा, आर्यन ने धीरे से कहा। मैं हूं काव्या। कुछ पल वह उसे देखती रही। उसकी आंखों में सवाल नहीं थे, बस खालीपन था। आप क्यों हैं? उसने पूछा। आर्यन ने गहरी सांस ली। क्योंकि उस रात तुमने मुझे सिर्फ पनाह नहीं दी थी, तुमने मुझे इंसान बनना सिखाया था। काव्या की आंखों में फिर आंसू आ गए, लेकिन इस बार वे दर्द के नहीं, एक हल्के से भरोसे के थे। उस रात जब सब खत्म हो चुका था, वहीं से कुछ नया शुरू भी हो रहा था। आर्यन अब सिर्फ एक अमीर आदमी नहीं था, वह एक ऐसा इंसान बन चुका था जो किसी के दर्द को अपना दर्द समझने लगा था। और काव्या, जिसने सब कुछ खो दिया था, अब शायद अकेली नहीं थी। लेकिन यह रिश्ता अभी नाम का नहीं था। यह सिर्फ एक वादा था, एक ऐसा वादा जो आगे चलकर उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बनने वाला था। मां के जाने के बाद काव्या की दुनिया जैसे पूरी तरह बदल गई थी। घर वहीं था, दीवारें वहीं थीं, लेकिन अब उस झोपड़ी में सन्नाटा बस गया था। हर कोना उसे मां की याद दिलाता था। चूल्हे की राख, खाट का खाली हिस्सा और वह पुराना गमछा, सब कुछ जैसे उसे सवाल करता था, अब आगे क्या? कुछ दिनों तक काव्या बिल्कुल चुप रही, न किसी से बात, न कहीं आना जाना, बस दिन भर मां की यादों में खोई रहती। आर्यन रोज आता, लेकिन कभी उस पर अपनी मौजूदगी नहीं थोपता था। वह बस दूर बैठकर देखता रहता, जैसे किसी टूटे हुए इंसान को खुद को संभालने का वक्त दे रहा हो। एक दिन शाम को जब सूरज ढल रहा था,
आर्यन चुपचाप काव्या के पास आकर बैठ गया। कुछ देर दोनों के बीच खामोशी रही। फिर आर्यन ने धीरे से कहा, यहाँ रहकर तुम हर दिन टूटती रहोगी। काव्या ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, और कहीं जाऊंगी तो क्या माँ की यादें छूट जाएंगी? आर्यन बोला, यादें कभी नहीं छूटती, लेकिन उनके साथ जीना सीखना पड़ता है। काव्या ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन अब उसमें एक सवाल भी था, क्या सच में जिंदगी फिर से शुरू हो सकती है? आर्यन ने आगे कहा, मैं तुम्हें अपने साथ शहर चलने के लिए कह रहा हूं, लेकिन किसी एहसान के तौर पर नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जिंदगी खुद बनाओ। काव्या ने फौरन मना नहीं किया। वह सोच में पड़ गई। उस रात उसने बहुत सोचा। माँ की बातें याद आईं, बेटा इंसानियत कभी मत छोड़ना। और फिर उसे आर्यन का वह वादा याद आया, मैं इसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगली सुबह काव्या ने अपना छोटा सा सामान उठाया और झोपड़ी के दरवाजे को आखिरी बार देखा। उसने धीरे से कहा, ए माँ, मैं जा रही हूँ, लेकिन आपकी सीख साथ ले जा रही हूँ। और फिर वह आर्यन के साथ शहर चली गई। शहर की दुनिया बिल्कुल अलग थी। बड़ी इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी और हर तरफ भाग दौड़। शुरुआत में काव्या को बहुत अजीब लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आर्यन ने उसे अपने घर में रखने के बजाय एक छोटा सा किराए का कमरा दिलवाया। उसने कहा, तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है, तभी यह सफर सही मायनों में तुम्हारा होगा। काव्या ने छोटे छोटे कामों से शुरुआत की, कभी सिलाई, कभी बच्चों को पढ़ाना। धीरे धीरे उसने खुद को संभालना शुरू किया। उधर आर्यन भी बदल चुका था। अब वह सिर्फ बिजनेस नहीं देखता था, बल्कि लोगों की मदद करने के नए रास्ते ढूंढता था। एक दिन आर्यन ने काव्या से कहा, हम मिलकर कुछ ऐसा करें जिससे उन लोगों की मदद हो सके जो हमारी तरह मुश्किल में हैं। काव्या की आंखों में चमक आ गई। जैसे एक संस्था जहां कोई भी जरूरतमंद आए और उसे मदद मिले, बिना सवाल, बिना शर्त। यहीं से दोनों ने मिलकर एक छोटा सा एनजीओ शुरू किया। शुरुआत मुश्किल थी, लेकिन धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। काव्या का दिल और आर्यन के संसाधन दोनों मिलकर चमत्कार करने लगे। कभी कोई भूखा आता, कभी कोई बीमार, कभी कोई बेसहारा, और हर बार काव्या दरवाजा खोलकर कहती, अंदर आइए। समय के साथ दोनों का रिश्ता भी बदलने लगा। अब यह सिर्फ मदद या वादा नहीं था, यह भरोसा था, सम्मान था, और धीरे धीरे एक गहरा अपनापन बन गया था। एक रात ठीक वैसी ही तूफानी रात आई जैसी उस दिन थी। बारिश, बिजली और वही सन्नाटा। काव्या खड़ी थी। आर्यन उसके पास आया। कुछ पल दोनों ने बिना कुछ कहे बारिश को देखा। फिर काव्या ने धीरे से कहा, याद है एक ऐसी ही रात थी जब तुम मेरे द्वार आए थे? आर्यन हल्का सा मुस्कुराया, और तुमने बिना कुछ पूछे दरवाजा खोल दिया था। काव्या ने उसकी तरफ देखा। उस रात मैंने तुम्हें पनाह दी थी, और आज तुमने मुझे जीने का सहारा दिया है। आर्यन की आंखें गहरी हो गईं। उसने धीरे से कहा, काव्या, क्या तुम मेरे साथ सिर्फ यह सफर नहीं, पूरी जिंदगी चलोगी? कमरा एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। काव्या की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वे दर्द के नहीं थे। वह मुस्कुराई और बोली, मैंने तुम्हें उस रात एक अजनबी समझकर अपनाया था। आज मैं तुम्हें अपना सब कुछ मानकर हाँ कहती हूँ। कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी इसी गांव में हुई। वही लोग जो कभी ताने मारते थे, आज आशीर्वाद दे रहे थे। काव्या ने उसी झोपड़ी के सामने खड़े होकर आखिरी बार आसमान की तरफ देखा, जैसे माँ को बता रही हो, देखो माँ, आपकी बेटी अकेली नहीं है। शादी के बाद भी दोनों ने अपना काम नहीं छोड़ा। उनका एनजीओ अब सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदल रहा था। और फिर एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। काव्या और आर्यन दोनों एक साथ दरवाजे की तरफ बढ़े। दरवाजा खोला। बाहर एक डरा हुआ, भीगा हुआ आदमी खड़ा था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर मुस्कुराए और एक साथ बोले, अंदर आइए, यहाँ इंसानियत भी मिलती है और अपना घर भी। इस कहानी की सीख यही है कि असली अमीरी पैसे से नहीं, दिल से होती है। जिसके पास देने का दिल है, वही सबसे बड़ा इंसान है। एक छोटी सी मदद, एक सच्चा दिल किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। अब आपसे एक सवाल, अगर उस रात आप काव्या की जगह होते, तो क्या आप भी एक अनजान इंसान के लिए अपना द्वार खोलते? अगर इस कहानी ने आपके दिल में हल्की सी भी खुशी या सुकून की लहर जगाई हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। क्या पता आपका एक छोटा सा शेयर किसी और की जिंदगी में मुस्कान की वजह बन जाए। गोपाल का चेहरा डर से पीला पड़ गया, लेकिन इस बार वसुंधरा राजवंशी उसके सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। उन्होंने दृढ़ आवाज में कहा, करण, अब डराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच सामने आ चुका है। यह सुनते ही करण कुछ पल के लिए रुक गया, लेकिन अगले ही क्षण वह जोर से हंसने लगा, जैसे उसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। उसने कहा,
सच वसुंधरा जी, दुनिया की 10 साल पहले मेरे पति के साथ क्या हुआ था। यह सुनते ही करण की आंखों में एक पल के लिए बेचैनी चमकी, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया और बोला, अगर किसी नौकर की बात पर आप इतनी बड़ी कहानी बना रही हैं तो यह आपकी कमजोरी है। अंदर हवा जैसे जम गई थी। गोपाल का दिल तेजी से धड़क रहा था। करण कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया और बोला, अगर मान भी लिया जाए कि ऐसा कुछ हुआ था तो भी आप कर क्या सकती हैं? 10 साल पुरानी बात है। कोई अब मैं नहीं डरता करण साहब, क्योंकि अब मेरे साथ मेरी मालकिन खड़ी है। यह सुनकर वसुंधरा राजवंशी की आंखों में गर्व की चमक आई। करण ने व्यंग से कहा, बहुत अच्छा नौकर है तुम्हारा वसुंधरा जी, लेकिन याद रखना। ताकतवर आदमी झोपड़ी के बाहर खड़े हो गए। यह देखकर काव्या डर के मारे रोने लगी और बूढ़ी मां ने कांपती आवाज में कहा, भगवान के लिए हमें छोड़ दो। लेकिन करण के चेहरे पर कोई दया नहीं थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, वसुंधरा जी, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। वसुंधरा राजवंशी की आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने तुरंत अपना फोन निकाला और शांत आवाज में कहा, करण, तुम भूल रहे हो कि मैं भी खाली हाथ यहां नहीं आई हूं। उन्होंने फोन स्क्रीन उसकी तरफ दिखाया जिसमें रिकॉर्डिंग चल रही थी। ये आवाज सुनाई देने लगी। करण ने तुरंत बाहर खड़े आदमियों की तरफ देखा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि कुछ ही सेकंड बाद पुलिस की गाड़ियां उस बस्ती में आकर रुक गईं। पुलिस के कई जवान झोपड़ी के बाहर उतर चुके थे। यह देखकर करण के चेहरे का रंग उड़ गया। वसुंधरा, आज मैं भी एक सच बताने आया हूं जो 10 साल से मेरे दिल में दबा हुआ था। उसकी यह बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि यह आदमी उस हादसे का एक और गवाह था जिसे सब लोग मर चुका समझते थे। बस्ती में पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाज गूंजा। उसका शरीर दुबला था, बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे और हाथ में एक पुरानी लकड़ी की लाठी थी। उसकी आंखों में उम्र की थकान थी, लेकिन उनमें एक अजीब साहस भी दिखाई दे रहा था। जैसे ही वह वसुंधरा राजवंशी के सामने पहुंचा, उसने हाथ जोड़कर, नाम रामदयाल है और 10 साल पहले जिस सड़क पर आपके पति का एक्सीडेंट हुआ था, मैं उसी सड़क के पास अपनी चाय की छोटी सी दुकान चलाता था। उस दिन जो कुछ हुआ था उसे मेरी आंखों ने देखा था, लेकिन डर की वजह से मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। आधा हिस्सा उसके नाम कर दें, लेकिन आपके पति बार बार मना कर रहे थे। वह कह रहे थे कि यह सब उनकी मेहनत की कमाई है और वह किसी लालच में आकर गलत फैसला नहीं करेंगे। तभी अचानक करण का गुस्सा बढ़ गया और उसने आपके पति, जिसने आपकी जिंदगी बदल दी। यह सुनते ही वसुंधरा राजवंशी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उन्होंने खुद को संभाले रखा। पुलिस इंस्पेक्टर ने तुरंत अपने जवानों को इशारा किया और करण के चारों तरफ घेरा और मजबूत कर दिया। लेकिन करण ने मेरा हाथ पकड़ा और बहुत मुश्किल से एक बात कही थी। यह सुनते ही वसुंधरा राजवंशी की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, उन्होंने क्या कहा था बाबा? रामदयाल की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें कुछ होने लगी। इतने सालों तक वह इस हादसे को एक दुर्भाग्य मानकर जीती रही थी, लेकिन आज उन्हें पता चला कि यह एक धोखा था। उसी समय पुलिस इंस्पेक्टर ने करण से कड़े स्वर में कहा, हां, मैंने किया था यह सब। उसने कहा, क्योंकि मैं गरीब घर में पैदा हुआ था और मुझे हमेशा अमीर बनने की भूख थी। तुम्हारे पति के साथ मैंने मिलकर बिजनेस शुरू किया था, लेकिन जब बिजनेस बढ़ा तो वह मुझे बराबरी का हिस्सा। शांत किया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने धीरे से कहा, आज मुझे समझ आया कि इंसानियत की असली कीमत क्या होती है। उन्होंने गोपाल की तरफ देखा, जो अब भी झुका खड़ा था। वसुंधरा राजवंशी उसके पास, आज से तुम सिर्फ गोपाल की बेटी नहीं, बल्कि मेरी बेटी भी हो। यह सुनते ही काव्या रो पड़ी और वसुंधरा राजवंशी से लिपट गई। बस्ती में खड़े लोगों की आंखें भी नम हो गई। पाले कर दिया जाए। और फिर बस्ती के लोगों की तरफ मुड़कर बोली, आज से इस इलाके में कोई भी भूखा नहीं सोएगा, क्योंकि मैं यहां एक स्कूल और एक छोटा अस्पताल बनवाऊंगी। ये